हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 11 हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इस लेसन में आपको बताई जाएगी कि प्लैनेट को बीमार कर दिया है इंसानों ने, जिसको अपना घर मानते थे हमारे पूर्वज, उसे आज हमने कैसा कर दिया है वो आपको दिखाया जाएगा इस लेसन में। एक ग्रीन मूवमेंट्स के द्वारा क्या एक रोल निभाया जा सकता है, कैसे प्लैनेट को एल होने से, बीमार होने से बचाया जा सकता है। चलते हैं स्टोरी कंफर्म करते हैं, बट स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में हम आपको इमेज के माध्यम से पूरी कहानी समझाएंगे ताकि आपको स्टोरी नॉर्मली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अलावा इसके जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं लास्ट में सोल्यूशन उसका मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंत में। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और उसके अलावा भी आपको दी जाएगी कुछ आंसर्स जो वैल्यू बेस्ड हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं स्टोरी को शुरू करते हैं हम। ये है एलिंग प्लैनेट। शुरू करते हैं स्टोरी। हमारी पृथ्वी की दशा ठीक नहीं है, वो आपको भी पता होगा। यह अस्वस्थ हो रही है और इसका कारण है हमारी अपनी खुद की त्रुटियां, हमारे खुद के अवगुण और हमारे कुकर्म। पृथ्वी अनेक बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। मनुष्य ने प्रकृति के सभी जो संसाधन थे, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रही है, उसको अपनी धरोहर समझ रखा है इंसानों ने। उसको जितना मन कर रहा है वो पागलों की तरह दोहन कर रहा है। यानी कि इन नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन जो है, जो मिसयूज है, वो इंसान पागलों की भांति करता जा रहा है, अनलिमिटेड तरीके से कर रहा है। वह यह सब किसके नाम पर कर रहा है? विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर। कि डेवलपमेंट होगा, घर बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, रोड बनेगा, मतलब कंस्ट्रक्शंस होंगे, रेलवे के ट्रैक बनेगा। यानी कि पेड़ काटो, पौधे काटो, नदी पाटो, समुद्र पाटो, सब पाट लो, सब काट लो। डेवलपमेंट के नाम पर, रोड के नाम पर, डैम के नाम पर इंसान जो है वो प्रकृति के संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का पागलों की तरह दोहन कर रहा है। पर असली समस्या है मनुष्य का स्वार्थीपन। मनुष्य बहुत स्वार्थी हो चुका है। खुद आगे बढ़ने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। वह सोचता है कि पृथ्वी जो है, जो समुद्र और समुद्र के नीचे जो कुछ भी दबा पड़ा है, उस सब पर उसका निरंकुश एकाधिकार है। समुद्र पर, समुद्र के नीचे, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, सब जीवों पर, सबके जो रिसोर्सेज हैं सब पर, चाहे वो ऑयल हो, चाहे गैस हो, चाहे वाटर हो, सबका दोहन करता जा रहा है। सबको अपना अकेला बपौती मानता है उसका। इंसान सोचता है कि वो सब उसी का है। सीमित संसाधनों का अधिक उपयोग तथा उससे पैदा होने वाले दुष्परिणामों ने पृथ्वी को रहने योग्य नहीं छोड़ा है। आपको पता होगा कि पृथ्वी इस समय जो है वो किस तरीके से इस प्रदूषण से, इस पोल्यूशन से जो है वो परेशान है। ये पृथ्वी कितनी धुआं, कितना वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है, आजकल आपको भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। बहुत जगह ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरती है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो इसका आप देख सकते हो कि बहुत व्यापक दुष्परिणाम देखा जा सकता है इस पोल्यूशन के कारण। पृथ्वी वास्तव में रहने के लायक नहीं है। आप ये देखोगे, ये दिल्ली का सीन है जो दो मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी जो केवल और केवल इंसानों के द्वारा, उसके द्वारा असीमित तरीके से जो संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है, उसका परिणाम है। यह समस्या वर्तमान पीढ़ी की नहीं है, केवल हमारी नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों को और भी अधिक झेलनी पड़ेगी, जो हमारे वंशज होंगे, जो हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग्स होंगे। पिछले 100 वर्षों में हमने पृथ्वी को सर्वाधिक क्षति पहुंचाई है। अभी देखा हमने कि हमने वायु पोल्यूशन किया और हमने जल पोल्यूशन भी किया है। हमने बहुत सारे नदियों, समुद्रों को बेकार कर दिया है अपने खुद के प्रदूषण के कारण, खुद के स्वार्थ के कारण। हमने अपनी मूलभूत ज़रूरतों की, जो हमें बेसिक नीड्स हमारे होते हैं, उन सभी वस्तुओं का अभाव हमने पैदा करने के लिए, जो अभाव पैदा हुए थे उसको पूरा करने के लिए हमने ऐसा किया। 1972 में पहली बार विश्व में लोगों ने मानव जाति के अस्तित्व के खतरे को पहचाना, और न्यूजीलैंड में 1972 में हरित क्रांति, ग्रीन मूवमेंट का प्रारंभ हुआ पहली बार। भय के कारण संपूर्ण मानव जो जाति थी, उनके मन को बेचैन कर दिया कि अब क्या होगा। हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन यही है। ये परिवर्तन अब हो गया था 1972 में। हमने संसार को एक इकाई मानकर सोचना शुरू किया कि सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना सही नहीं होगा, कि हम अपना घर बचाएं और दुनिया जाए भाड़ में। ये घर यानी हमारा एक देश जो है, सिर्फ इसको बचाने से हम अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी
नेचुरल रिसोर्सेज का खान और ये प्राकृतिक जो भी हमारी चीज़ें हमारे पास है वो केवल एक इंडिया, एक देश के लिए नहीं है, बल्कि वर्ग पूरे विश्व के लिए है। तो अगर आप विश्व को एक इकाई मान करके नहीं सोचोगे तो सिर्फ अपने स्वार्थ में रह करके हमसे कुछ नहीं होने वाला। निजी जो राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से नहीं सोचेंगे हम, बल्कि संपूर्ण विश्व के हितों के लिए सोचेंगे। अर्थात आप कह सकते हो वसुधैव कुटुंबकम की भांति सोचेंगे हम। यह परिवर्तन क्रांतिकारी था। मानव इतिहास में पहली बार लोगों ने विश्व को एक जीवित रूप में देखा कि विश्व जैसे हमारे एक शरीर होती है, हमारे शरीर के रूप में इसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं और हम अपने शरीर के ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वैसे ये विश्व भी एक शरीर है। शरीर के रूप में उसकी हर ज़रूरत तथा हर अवयवों, हर पार्ट्स, हर कंपोनेंट्स का हमें आदर करना होगा। इसे निर्जीव मान करके हम कहीं भी थूक देते हैं, कहीं कुछ भी कर देते हैं। हम कहीं पानी गिर रहा होता है, हम कहीं कुछ नहीं बोलने जाते। इवन हम टैप भी बंद नहीं करते। अगर हम कहीं स्टेशन पर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी कुछ भी खुला हुआ है, वी डोंट केयर एट ऑल। बेसिकली हमारी समस्या ये है कि हम अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते। हम सोचते हैं कोई और बदलेगा, हम सोचते हैं कोई और ये काम करेगा। तो विश्व को हमें अब एक जीवित रूप में समझना होगा। इसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं जो हमें पूरी करनी होगी। इनको संरक्षित करके समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं इसका हमें भरपूर इस्तेमाल नहीं करना होगा, इतना कि हम इसको अब कह सकते हो कि खत्म कगार पर ला दें। हम खत्म के कगार पर नहीं ला सकते, वरना हमारा खात्मा तो कन्फर्म है। आखिरकार हमारी पीढ़ी ही तो इस पृथ्वी की निरंकुश स्वामी नहीं है कि हम ही हैं पीढ़ी, हमारी पीढ़ी बस इस पर राज कर लो, मालिकाना हक जता लो, हम खत्म, पृथ्वी खत्म। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इस पृथ्वी को बीमार होने से बचाएं तथा सभी संसाधनों से रहित न छोड़ जाएं, क्योंकि हम केवल नहीं है, हमारी आने वाली वंशज भी है, हमें उन्हें भी देना है इसे। तो इसलिए सिर्फ हम ही दोहन करके इसे ख़त्म ना करें। एक स्टोरी है लुसाका की। लुसाका जो कि जाम्बिया में है, वहाँ के एक चिड़ियाघर में, एक जू में एक नोटिस लगा हुआ है सभी आने वाले लोगों के लिए, और सभी आगंतुकों का वो नोटिस बरबस ध्यान अट्रैक्ट करता है। वहाँ लिखा हुआ है संसार का सर्वाधिक खतरनाक जीव। आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर वो इस पिंजरे में रहता है। लेकिन जब कोई पिंजरे के अंदर देखता है, खोल करके देखता है या अपने झाँक करके देखता है, तो वहाँ कोई पशु नहीं है, केवल एक दर्पण, एक शीशा, एक मिरर है, जिसमें केवल आपको अपना ही पृथ्वी में कुछ इस तरीके से नजर आएगा। खुद देख लोगे आप। तो साफ शब्दों में यहाँ पे कहा जाता है कि मनुष्य ही इस ग्रह अथवा धरती का सबसे बड़ा शत्रु है। वही अपने इस धरती को, इस घर को क्षति पहुँचाता है। सच्चाई तो यह है कि हम इस पृथ्वी पर लाखों अन्य जीवों के साथ भी रहते हैं। हमें उन जीवों का भी आदर करना होगा। हम सांप को देख करके सांप मार डालते हैं, कुत्ते बिल्ली को देख करके उसको मारना शुरू कर देते हैं। जो भी जीव हम देखते हैं पृथ्वी पर, लगता है हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये पड़ोसी का है। हमें ये नहीं पता कि इस घर में, इस पड़ोस में कुछ और भी जीव हैं जो सहभागिता पूर्वक हमारे साथ सदियों से रह रहे हैं। उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा। हमारी बपौती नहीं है, उनकी भी है। उनको भी वो स्थान मिला हुआ है यहाँ जीने का, रहने का। कुछ भी छोटे जीव मिल जाते हैं, आप उसको मार देते हो, ये गलत है। ये जो पृथ्वी है, ये जीव सबसे छोटे जीव आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके लिए भी है, और सबसे विशालकाय, दोनों प्रकार के लिए है ये पृथ्वी। ये सबसे विशालकाय प्राणी। तो चाहे सबसे छोटा जीव हो और चाहे सबसे विशालकाय प्राणी हो, ये पृथ्वी दोनों की बराबर रूप से ये होनी चाहिए। इनमें से अधिकांश तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हम इतने स्वार्थपन में जा रहे हैं कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जीव जो ऐसे हैं जो हमारे कारण इंडेंजर्ड जोन में जा चुके हैं। ये इंडेंजर्ड जोन अलावा इसके ये ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका दायित्व तो सिर्फ इंसानों का है, क्योंकि हम मनुष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इन जीवों की संख्या लगातार घट रही है। हम इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारा अस्तित्व दोगुना होता जा रहा है। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि क्या हम इस धरती को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी स्थिति में छोड़ जाएंगे जिसमें मरुस्थल बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे करेंगे, वृक्ष काटेंगे, जीवों को खत्म करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने पीढ़ियों को मरुस्थल, डिजर्ट, रेगिस्तान देने वाले हैं, तथा पर्यावरण दूषण तो कन्फर्म होना है।
हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था के 4 मेन स्तंभ हैं, 4 मेन स्रोत हैं, जिसमें से पहला स्रोत है मछली। मत्स्य पालन जो होता है ये हमारे आर्थिक व्यवस्था का फर्स्ट पोल है। सेकंड है हमारा वन, फॉरेस्ट, जंगल, और थर्ड है घास के मैदान, और जो लास्ट है वो है कृषि योग्य भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है। ये 4 जो आपको बताया मैंने, मछली, वन, घास के मैदान और कृषि योग्य भूमि, ये 4 हमारे आर्थिक व्यवस्था के मेन आधार हैं। यह हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं ये चारों। इसके अलावा धरती के नीचे जो खनिज है, जो कच्चा तेल है, वो जो बहुत मात्रा में दबा भी है, इसका भी ये 4 जो है इस 4 श्रेणी में ही आता है। विश्व के अधिकांश भागों में इन स्रोतों का दोहन इस स्तर तक हो गया है कि अब वे समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे देश में बहुत सारे खनिज और कच्चा तेल नहीं पाए जाते। वो हम हैं जो हम अपने स्वार्थ के कारण, निजी स्वार्थ के कारण इसको ख़त्म कर दे रहे हैं। हमारी नदियाँ, हमारे समुद्रों से मछलियाँ कम होती जा रही हैं। वन जो है वो कट कट करके गायब हो रहे हैं, और जो चारागाह है, जो मीडोज हैं, वो बंजर भूमि में चेंज हो जा रहे हैं, तथा कृषि जो है वो मरणासन्न हो रही है, खेती खत्म हो रही है। अनेक प्रकार की प्रजातियां जो आपको दिखाई जा रही स्क्रीन पर, ये तेज गति से वनों के कटाव के कारण विलुप्त हो जा रही है। बहुत सारी इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीसीज हैं जो वनों के कटाव के कारण और पोल्यूशन के कारण खत्म हो रही हैं। वन काटे जाने का कारण है अधिक खुली जगह की ज़रूरत। जाहिर सी बात है, हमें अधिक खुला जगह चाहिए, हमें घर बनाना है, हमें डैम बनानी है, हमें सड़क बनाना है, हमें एयरपोर्ट बनानी है, हमें मेडिकल बनानी है, मेडिकल हमें बहुत सारी इमरजेंसी चीज़ों को हमें वहाँ पर बनाना है। यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के कारण हम क्या करते हैं, हम वृक्षों को काटते हैं, हम नदियों को काटते हैं। इसके कारण जो है जीव भी विलुप्त हो रहे हैं, और हम जो है वो चारागाह को बंजर बना रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे जीव ऐसे जा रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। आजकल ये होता है, ये अभी शायद गांव में ही हो रहा हो, बाकी नहीं होता है, लेकिन फिर भी गोबर के उपले बना करके लोग जो हैं उसे जलावन यानी जलाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण खेतों को प्राकृतिक खाद नहीं मिल पा रही है। खेतों को अब नेचुरल जो होते हैं खाद वो नहीं मिलते हैं। अब उसके लिए लोगों को दुकानों पर जा कर के लेना पड़ता है वो खाद जो मिलावटी होती, जो केमिकल युक्त होता है, जिसके कारण खेत बर्बाद हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ वो सीन दिखाई दे रहे हैं, गोबर के उपले लोग बनाते हैं ताकि वो कुछ ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकें। ये कुछ साल पहले तो बहुत मात्रा में इसका यूज होता था। आज के समय अगर आप बात करो तो हर सेकंड में लगभग 1.5 एकड़ जंगल की कटाई हो रही है। 1.5 एकड़ जंगल की कटाई 1 सेकंड में। हमारा संविधान कहता है कि राज्य पर्यावरण, वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करेगा, पर कानूनों का भारत में न कभी कोई आदर किया है और ना ही शायद उसे लागू किया जा सकता है। इनकी दशा, इस कानूनों की दशा हमारे भारत में तो वैसी है जैसे छुआछूत के कानूनों की है, बदुआ मजदूर के कानूनों की है, जातिवाद को रोकने वाले कानूनों की है तो कानून, बस इसका खुलेआम उल्लंघन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के एक सर्वेक्षण में हमें ये चेतावनी दी गई है कि 88 देशों में जहां जांच पड़ताल की गई, 88 कंट्रीज में, वहां पर्यावरण की दशा शोचनीय है। मानव समाज के भविष्य को खतरे में डालने वाले कौन कौन से कारण हैं? आपको शायद पता होगा, सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। आपको अंदाजा नहीं, हर 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख जनसंख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हर 4 दिन में 10 लाख लोग, और ये 2000 की डाटा बता रहा हूँ मैं। ये डेटा जो है वो 20 साल पहले की है। हो सकता है आज ये 10 लाख से 11 लाख हो रहे हो हर चौथे दिन। 1800 में अगर बात करें, 1800 में अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा है 1800 में कुल जनसंख्या की 100 करोड़ थी। विश्व में 100 करोड़ 1 अरब जनसंख्या थी 1800 ईयर में। 100 साल के बाद 1900 में ये दोगुनी होकर के 200 करोड़ हो गई। लेकिन अगले 100 साल में यानी कि 2000 के अंत तक 1999 में यह बढ़ करके 600 करोड़ यानी 6 अरब हो गई। 6 बिलियन आप देख सकते हो 1999 में हो गया। 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। 2020 में 7.8 मिलियन हो गए हैं, और अगर यही चलता रहा तो 2100 में ये 15.6 बिलियन होगा।
यानी कि 15.6 अरब लोग होंगे। आज से सीधे 2 गुने होंगे अगले 80 साल में। ये हमारी पॉपुलेशन है जो हम दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। इस वृद्धि को रोकने का, जो ये वृद्धि हो रही है, इसको रोकने का एकमात्र उपाय है और वो है सर्वांगीण विकास। सभी लोगों का विकास हो। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और बेहतर आय होना चाहिए, इनकम भी अच्छा होना चाहिए। इनकम कम होगा तो लोग जो है वो अनर्गल तरीकों से अपना काम करेंगे, और वो अनर्गल तरीके क्या हो सकते हैं, क्या क्या लोग करते हैं, वो आपको शायद बहुत अच्छे से पता होगा। पर सारा विकास, जितना भी विकास है देश का, विश्व का, उसका तो जनसंख्या वृद्धि चूस लेती है। आज धनी तो धनी हो रहे हैं, लेकिन गरीब क्या हो रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है। धनी बहुत धनी हो रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब 2 कारणों से गरीब होता है। मैं आपको बता दूं, पहला कारण तो आपके बुक में लिखा है, दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण, जिसके लिए मैंने ये फिगर लिया हुआ है आपके लिए, पिक। गरीब लोग अधिक बच्चे पैदा करके दरिद्रता में डूब जा रहे हैं। 10 बच्चे पैदा कर ले रहे हैं, 1 का पालन नहीं कर सकते, 9 को नंगा घुमाते हैं। सब घर पर, सड़क पर, यहाँ वहाँ, कोई कपड़ा पहना है, कोई नहीं भी पहना है। ये हालात हैं हमारे यहाँ के गरीबों की। दूसरा कारण यह है गरीबी का, और वो यहाँ पर आपको शो की जाइए। जो धनी लोग हैं, जो पैंट पहनते हैं वो 500 रुपये की होती है, जो गरीब पहनते हैं वो 5000 की पहनते हैं। उनको दिखाना है कि भैया हमारे पास है, और अमीरों को दिखाना नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये अमीर है। अगर सचिन तेंदुलकर पहनेगा कोई टी शर्ट, भले 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, लोग नहीं कहेंगे वो 100 का है। लेकिन हम पहन ले 50-100 का, तो लोग कहेंगे ये फ्री का होगा, मांग कर लाया होगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम 5000 का पहने, लोगों को दिखाएं कि ये ब्रांडेड है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि जो उसके पास कमाई होती है वो सिर्फ पहनावे पर वो लुटा देता है, दिखावे में लुटा देता है, वो शादी ब्याह में लुटा देता है, वो शो ऑफ में लुटाता है, पॉम्पस नेचर के कारण लुटा देता है। तो क्या अब आप ये सोच सकते हो कि हमारी गरीबी जो है वो किस स्तर तक जा रही है? क्या अगर ऐसे कंडीशन में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन को कम करना है, तो क्या पुरुषों की जबरन नसबंदी कर दी जाए? शायद इससे बेहतर तरीका है हमारे पास, स्वेच्छा से अपनाया गया परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग इज़ द बेस्ट। आपको पता है, या आप देख ले रहे हो फैमिली प्लानिंग क्या है। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें सरकार ने मुहैया करवाई हैं, जिसका इस्तेमाल करके फैमिली को आप प्लान कर सकते हो और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। जनसंख्या में ठहराव हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है, आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। जनसंख्या में ठहराव होना चाहिए, जनसंख्या रुकनी चाहिए। हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की जरूरत है। जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, पोल्यूशन बढ़ता है। यह हमारे भविष्य का एकमात्र पासपोर्ट है। अगर हमें भविष्य में जाना है तो पासपोर्ट हमारे पास यही है, और वो है जनसंख्या निवारण। वरना जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन खराब होगा, पोल्यूशन खराब होगा, और जिसके कारण ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी तो आपके पास पासपोर्ट होगा भी, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये पासपोर्ट हमारे लिए है। अगर हम प्रकृति को बचाना चाहते हैं और भविष्य में जाना चाहते हैं, भविष्य में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को पहुँचाना चाहते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं, तो आपको पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना होगा। उद्योग भी हमारी वायु तथा जल एवं जमीन को साफ रखने में मदद कर सकते हैं, बट उद्योग धंधे जो है वो स्वार्थ के कारण जो है अपने जो भी केमिकल्स होते हैं वो आप समझ सकते हो किस तरीके से वो वाटर में उसको प्रवाहित करते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन होता है, धुआं जो होता है वो एयर पोल्यूशन करते हैं, ज़मीन को भी खराब कर देते हैं ये अपने सामानों को वहाँ फेंक करके, बंजर हो जाती है ज़मीन। तो उद्योग चाहे तो वो इन 3 चीज़ों को, वायु जल और ज़मीन को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। किसी भी पीढ़ी के नाम पर धरती का स्थायी पट्टा नहीं लिखा गया है कि हमारा है, हमारे बाप का है। हमें तो अपने जीवन काल की किराएदारी मिली है, हम सिर्फ रेंट पर रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करें। आपने देखा होगा जर जोरू ज़मीन, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसके कारण हम लड़ाई करते हैं, मार झगड़े करते हैं। 1-1 इंच के लिए हम लड़ाई करते हैं ज़मीन के लिए, लेकिन हम सिर्फ रेंटेड हैं। क्या आप कभी रेंट पर जब रूम लिए हो, वहाँ पर क्या हो रहा है आप उसके बारे में सोचते हो? शायद नहीं, सिर्फ रूम के बारे में सोचते हो। इवन रूम टूट भी जाते तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर अ रेंटर। आप वहाँ नहीं सोचते तो यहाँ क्यों सोचते हो? कौन सा लेकर के आए थे कि लेकर के जाओगे आप? तो जीवन काल के लिए हम यहाँ पर रेंट हैं, जब तक जीवित हैं तब तक रेंटेड हैं। हमने पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया है, हमें तो ये अपने बच्चों से उधार में मिली है। हम ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों से उधार मिला है, हमारे पूर्वजों का है, बाबा का है, बाबा का, बाबा के बाबा के बाबा का है, हमारे दादा का है, बाप का है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये इनका बिल्कुल नहीं है, ये हम अपने बच्चों से उधार लिए हैं कि बेटा जब तुम पैदा होगे ना, जो होने वाले हैं हम उनकी बात कर रहा हूँ मैं, भले आपको लगता है कि होंगे नहीं होंगे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो होंगे हम उनसे उधार लिए हैं, वो पैदा नहीं हुए हैं लेकिन उधार हमने पहले से ले लिया है, ये सोच करके, ये कह करके कि हम तुम्हारे इस जो उधार पे जो रेंट पर लिए हैं, ये घर, ये रूम, ये पृथ्वी, हम तुम्हें वैसे ही वापस करेंगे, उससे अच्छा, उससे बेहतर वापस करेंगे। क्या आप सोच सकते हो कि आज जो हालात पृथ्वी की है, वो आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को आप वैसा दे पाओगे? मुझे लगता है वैसा या उससे बदतर ही देने वाले हो आप, उससे सही स्वच्छ साफ नहीं कर सकते। अच्छा होगा पर्यावरण को बचाएं हम। ये है लेसन, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है इस लेसन ने, आपको समझना चाहिए क्या क्या है इस लेसन में। चलते हैं स्टोरी को कवर करते हैं, स्टोरी के बाद क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। देखिएगा आप जो आपके बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन यहाँ पे है, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको आसानी होगी समझने में। 4th क्वेश्चन है, इसमें टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आप देखिएगा, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको आसानी होगी लिखने में। और ये थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है जो खत्म हो चुका है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है, जो बुक में आपके नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो पढ़ने के लिए, बाद में आप पढ़ सकते हो इसे। 4th क्वेश्चन है ये, और ये है 5th क्वेश्चन। आपको थोड़ा ना दिखे अगर, तो आप थोड़ा इधर उधर कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। और ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं, आप उसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो एडेड या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं और आंसर उतने बड़े नहीं होते। फिलहाल आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको आसानी होगी लिखने में। और इस 3rd क्वेश्चन में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मैन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड। आदमी का सबसे बड़ा, मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये थीम भी है इस स्टोरी का, तो ये थीम के लिए भी मैंने रखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है, क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपको तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोई सुझाव कोई सलाह देना होगा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी स्टोरी समझ में आए, मोरल समझ में आए। उसके अलावा भी अगर आप पहली बार आएंगे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।